अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सवालात का इयादा, इस हिस्से के 2 सवालात 14.6 और 14.7 को हल करना सीखा। इसी सफ़र को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे और आज के लेक्चर में सीखेंगे मज़ीद 2 सवालात का हल, यानी कि 14.8 और 14.9 को हल करने जा रहे हैं हम आज के लेक्चर में। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इन सवालात में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं आज आपको बता चुका हूँ कि हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 8 के साथ। इस सवाल नंबर 8 एक अहम सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस में से सर्फशुदा एनर्जी की वजाहत करें। सर्फशुदा का मतलब है कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है किसी भी रेजिस्टेंस से गुजरते हुए, और साथ ही साथ आपने जोल का कानून इसको भी बयान करना है। अब जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको समझना पड़ेगा पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। जब तक आप उस कॉन्सेप्ट से, उस तसव्वुर से नाआशना रहेंगे, आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की चीज़ समझ में आना थोड़ी सी मुश्किल है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पानी की बाल्टी है और आप पानी की बाल्टी ज़मीन की सतह पे रखे हुए हैं। अब किसी तरह से आपने उस पानी को, पानी के टब को, पानी की बाल्टी को उठाया और उठा के किसी एक सतह पे ले गए। अब जैसे ही आप किसी एक सतह पे ले आए, फ़र्ज़ करें कि आप उसे ज़मीन से किसी ऊंची जगह पर ऐसे ले आए हैं और ये पानी का लेवल है। अब अगर इस बाल्टी में से इस जगह पे आप सुराख कर दें एक छोटा सा, तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके, यानी ज़मीन की सतह की जानिब। अब ये कैसे ऊपर से नीचे की जानिब आ रहा है? इसके अंदर से वो एनर्जी कहाँ से आई? इसके अंदर एनर्जी वही स्टोर हुई है जो कि आपने इसको उठाने में दी। फ़र्ज़ करें कि ये मार्कर, फ़र्ज़ करें कि अभी सतह ज़मीन पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा तो इसके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मुझे किस तरह से पता चलेगा कि इसके अंदर एनर्जी आ गई है? क्योंकि अब ये हाई पोटेंशियल पे है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये खुद ब खुद नीचे की जानिब आना शुरू हो जाएगा, लो पोटेंशियल की जानिब आना शुरू हो जाएगा। आते हुए इसने एनर्जी रिलीज़ की है, एनर्जी खर्च की है। अब इसके पास एनर्जी वो कहाँ से आई? कोई डाल गया इसके अंदर? नहीं, एनर्जी इसके अंदर आई वो जो कि आपने इसको ऊपर उठाने में लगाई थी, ये इसने अपने अंदर उसी तरह से महफूज कर ली। और जैसे ही ये हाई पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएगा तो ये वही एनर्जी सर्फ कर देगा, दे देगा। और यही कानून इस्तेमाल किया जाता है वाटर डैम्स के अंदर। आप देखते हैं कि डैम्स के अंदर पानी ऊपर से छोड़ा जाता है, किसी ऊंची जगह से छोड़ा जाता है, हाई पोटेंशियल से छोड़ा जाता है, और नीचे की जानिब पानी हरकत करता हुआ आता है, यानी कि वो कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आ रहा है। जैसे जैसे वो आता जाएगा उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी वो खर्च करेगा। आगे रखा होता है एक अदद टरबाइन, टरबाइन पे जैसे ही वो वाटर आके पड़ेगा उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी टरबाइन को घुमाने में काम आएगी। अब वो टरबाइन, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो गई है, उस टरबाइन को जोड़ा जाता है आगे एक अदद जनरेटर के साथ। और आप जानते हैं कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देता है, जिससे आपके घर तक बिजली की रसाई मुमकिन होती है और इसी तरह से बिजली पैदा की जाती है पाकिस्तान के अंदर। अब ये तो बात हो गई सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। बात असल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर
करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको लेनी पड़ेंगी दो प्लेट्स के जिनके ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। फ़र्ज़ करें कि ये ऊपर वाली प्लेट, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ज़्यादा पोटेंशियल वाली प्लेट है, और ये जो नीचे वाली प्लेट है ये कम पोटेंशियल वाली प्लेट है। अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान के जिनमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, मैं यहाँ पे एक अदद चार्ज रख दूंगा। फ़र्ज़ करें कि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही मैं इस चार्ज को इस जगह पे रखूँगा, ये चार्ज क्या चाहेगा? ये चार्ज चाहेगा कि ये पॉजिटिव से दफ़ा हो और नेगेटिव की जानिब कशिश हो जाए, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में हरकत करने की कोशिश करेगा। और ये चूँकि कम पोटेंशियल वाले इलाके में पड़ा हुआ है तो ये कभी भी ऊपर ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके तक खुद ब खुद नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इसको कोई एनर्जी दें और इसको उठा के इस हाई पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब ले जाएं, फ़र्ज़ करें कि आप इसे उठा के आप इस जगह पे ले आए हैं, और जितना वर्क आपको इस चार्ज पे करना पड़ेगा ताकि आप इसे कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके तक ले जाएं, इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब जब आप इसे छोड़ेंगे इस जगह से, आप अपनी वर्क, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। अब जैसे ही इसको आज़ाद आना छोड़ेंगे तो ये आज़ाद आना क्या करेगा? ये नीचे की जानिब आना शुरू करेगा। यानी कुदरती तौर पे जो अमल होता है वही यहाँ पे भी होगा कि चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? खर्च करेगा। अब ये एनर्जी खर्च कैसे हो रही है, कैसे दूसरी फॉर्म्स के अंदर जा रही है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक अदद कंडक्टर को। ये नहीं जी, मैं आपके सामने एक अदद कंडक्टर बना रहा हूँ और ये रहा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर में मौजूद हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा से एटम्स, वहाँ पे इसके साथ मौजूद होते हैं चंद आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। इन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को मैं मनफी के निशान के साथ ज़ाहिर कर रहा हूँ, और ये कंडक्टर में मुख्तलिफ़ जगहों में मौजूद होते हैं और बेतरतीबी के साथ हरकत कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा एक अदद बैटरी की मदद से, तो क्या होगा? बैटरी की मदद से इसे पोटेंशियल देने की वजह से इस कंडक्टर के एक सिरे पे आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि ये ज़्यादा पोटेंशियल वाला इलाका बन जाएगा, और ये आ गया कम पोटेंशियल वाला इलाका। तो इस तरह से ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब जैसे ही ये एटम गुजरेंगे ज़्यादा पोटेंशियल वाले इलाके से कम पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब, तो ये टकराते चले जाएंगे। टकराने के दौरान इनकी एनर्जी ज़ाया होगी। वो एनर्जी ज़ाया कैसे होगी? वो एनर्जी ज़ाया होगी इनकी हीट एनर्जी की सूरत में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान रगड़ पैदा होती है तो वो अपने अंदर हीट एनर्जी पैदा करते हैं। अब चूंकि यहाँ से चार्जेस के बहाव की वजह से एनर्जी पैदा हो रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एनर्जी जो है वो करंट की वजह से पैदा हो रही है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं ये दरअसल तमहीद थी ताकि हम जोल के कानून को पढ़ सकें। तो चलें, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि जोल के कानून की इबारत लिख सकें। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे कि जोल का कानून आखिर कहता क्या है। तो हम सहारा लेंगे किताब का और देखेंगे कि किताब के अंदर इस जोल के कानून को किस तरह से बयान किया गया है। तो आपकी किताब ये लिखती है कि किसी रेजिस्टेंस में से जब करंट बहता है तो उसकी वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है जिसकी मिकदार करंट के मुरब्बा और रेजिस्टेंस और वक्फा टी के हासिले ज़र्ब के बराबर
होती है। ये तो हो गई जी जोल के कानून की इबारत। अगर आप इसकी हिसाबी मसावात लिखना चाहते हैं तो जोल का कानून कहता है कि हीट एनर्जी जो पैदा होती है ये किसके बराबर है, ये बराबर है करंट के मुरब्बा और रेजिस्टेंस और वक्फा टी के हासिले ज़र्ब के बराबर है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इस मसावात को आपने अखज़ करना है तो आप अखज़ किस तरह से करेंगे? आप जानते हैं कि जैसे ही ये चार्ज मूव करेगा इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बाहर निकलेगी, जो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज कितनी एनर्जी दे रहा है। अगर यहाँ से मैं एनर्जी की कीमत हासिल कर सकूँ तो Q उधर जाके ज़रब खा जाएगा, तो एनर्जी किसके बराबर आ गई, QV के। अब फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास जो चार्ज है वो Q हो तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी जी, एनर्जी बराबर होगी QV के। आप जानते हैं चूंकि यहाँ पे करंट है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे करंट वाला। करंट का फार्मूला है कि किसी यूनिट वक्त में बहने वाले चार्जेस की तादाद। अब यहाँ पे अगर मैं Q की कीमत निकाल लूँ तो Q बराबर आ जाएगा IT के। तो ये दो फार्मूलों की मदद से आपने Q की कीमत निकाल ली। अब ये Q की कीमत दर्ज करें इस जगह पे, ये बन जाएगा Q की जगह आ गया IT और V बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। अब मज़ीद आपने ओहम का कानून भी पढ़ा है। आप कहेंगे ओहम के कानून के मुताबिक क्या है जी ओहम का कानून, V बराबर है IR। अब इस V की जगह आप ये IR पुट कर दें तो मसावात बन जाएगी W बराबर है IT और V की जगह आ गया है IR। I को I से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा I का मुरब्बा R वैसे का वैसे ही और T। अब चूंकि ये W एनर्जी है और ये एनर्जी निकल रही है हीट एनर्जी की सूरत में, तो आप W को H भी कह सकते हैं। ये बराबर आ जाएगा I का मुरब्बा और रेजिस्टेंस और वक्फे के हासिले ज़रब के। तो इस तरह से हमने इस मसावात को अखज़ करना भी सीख लिया है। तो इस तरह से हमने इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आ गई है। तो चलें अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का अगला सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि AC और DC में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि AC इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है, और इसी तरह से DC क्या चीज़ है और ये किस चीज़ का मुख़फ़फ़ है। हमसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, जब तक हमें इनके मुख़फ़फ़ पता नहीं चलेंगे तब तक हमें ये बताना मुश्किल होगा कि इन दो चीज़ों में फ़र्क क्या है। याद रखिएगा कि AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और इसी तरह से DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब चूंकि हमें इस सवाल में दोबारा से एक बार फिर फ़र्क पूछा जा रहा है और मैं ये बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी फ़र्क पूछा जाएगा तो आप एक चीज़ को एक साइड पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को लिख दिया है और दूसरी साइड पे आप लिखेंगे दूसरी चीज़ को, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट करंट को लिख रहा हूँ। इसका मतलब है कि उस जगह पे सारी की सारी खसूसियात होंगी अल्टरनेटिंग करंट की और इस जगह पे सारी की सारी खसूसियात होंगी डायरेक्ट करंट की। अब अल्टरनेट का उर्दू तर्जमा है तब्दील होना। अब इसी नाम में छुपा है इसका काम, अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जो तब्दील होता रहता है। कैसे? एक तो उसकी कीमत तब्दील होगी, नंबर 2 वो अपनी पोलैरिटी भी तब्दील करेगा। पोलैरिटी तब्दील करने का मतलब ये है कि वो अपनी सिमत को तब्दील करने की
खूबी रखता है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो कुछ वक्फे के बाद अपनी पोलैरिटी को तब्दील कर सकता है। तो चलें क्यों ना अल्टरनेटिंग करंट की सबसे पहले तारीफ़ लिख लें। याद रखिएगा कि जब भी दो मिकदारों में फ़र्क लिखना हो पहले तारीफ़ लिखा करें। जब तक तारीफ़ से चीज़ें वाज़िया नहीं होंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दो चीज़ों में असल फ़र्क क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लिखेंगे कि ऐसा करंट जो वक्त के मुसावी वक्फों में मुसलसल तब्दील होता रहता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। इस तरह से आपने अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ़ तो कर दी है, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी सिमत किस तरह से तब्दील करेगा, इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा एक अदद ग्राफ का। अब चलें ग्राफ बनाने की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ग्राफ आप जानते हैं कि हमेशा दो वेरिएबल्स के दरमियान लिया जाता है। अब की बार जो ग्राफ बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ करंट और टाइम के दरमियान। वाई एक्सिस पे लूँगा करंट की मिकदार को और एक्स एक्सिस पे लूँगा टाइम को। अब मैंने कहा है कि वक्त के मुसावी वक्फों के अंदर ये करंट अपनी मिकदार भी बदलेगा और अपनी सिमत यानी कि पोलैरिटी भी तब्दील करेगा। अब फ़र्ज़ करें कि करंट इस ज़ीरो से शुरू हुआ, जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है इसमें चार्जेस का बहाव बढ़ता चला जा रहा है, करंट बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, फिर करंट कम होना शुरू हो जाएगा और इस पे पहुंच के दोबारा से ज़ीरो होगा। अब दोबारा क्या होगा, अगली कहानी ये होगी कि अगले वक्फे के अंदर ये अपनी सिमत तब्दील कर लेगा। पहले टाइम एक्सिस के ऊपर की जानिब था, अब ये टाइम एक्सिस के नीचे की जानिब बढ़ता चला जाएगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और फिर होता होता ज़ीरो तक पहुंच जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये करंट की जो पोलैरिटी थी ये ऊपर की जानिब थी, करंट पॉजिटिव था, यहाँ पे करंट ने अपनी सिमत तब्दील कर ली है, करंट ने अपनी सिमत तब्दील कर ली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी पोलैरिटी तब्दील करने की सलाहियत रखता है। अब अगर आपने इसे सर्किट में बनाना हो तो सर्किट में बनाने के लिए इसका जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ये इस तरह से किया जाता है, जैसा कि इसकी वेव फॉर्म है बिल्कुल उसी तरह से इसका सिंबल भी बनाया जाता है अगर आपने सर्किट में एसी को जाहिर करना है। ये तो हो गई एसी की बातें, एसी के बाद वापस आएंगे, लेकिन अभी जितनी बातें एसी के मुतल्लिक की हैं उतनी ही डीसी के मुतल्लिक करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डीसी की तारीफ़। डीसी की तारीफ़ में हम कहेंगे कि ऐसा करंट जो अपनी सिमत तब्दील नहीं करता, डायरेक्ट करंट कहलाता है। अब सिमत की जगह आप एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लफ्ज़ को कहा जाता है पोलैरिटी। ये पोलैरिटी अपनी तब्दील नहीं करेगा। किस तरह से, चलें इसके लिए भी हम एक ग्राफ का सहारा लेते हैं। ग्राफ दोबारा से बनेगा टाइम एक्सिस और करंट के दरमियान, ये आ गया हमारे पास टाइम और वाई एक्सिस पे आ जाएगा करंट। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, करंट दोबारा से ज़ीरो से शुरू होगा, शुरू होते होते ये बढ़ता चला जाएगा, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, फिर इसकी कीमत कम होते होते ज़ीरो पे पहुंच जाएगी। अगले चक्कर में वहाँ तो क्या हो गया था, उसने सिमत तब्दील कर ली थी, पहले ऊपर की जानिब था फिर नीचे की जानिब चला गया, लेकिन यहाँ पे करंट यहीं से शुरू होगा
और आगे बढ़ता चला जाएगा। मज़ीद इसको अगर बढ़ाते चले जाएं तो ये इस तरह की कीमतें देता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास डीसी करंट का ग्राफ हमारे पास मुयस्सर हो गया। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि किताब ने जो ग्राफ दिया है करंट और टाइम का, वो एक ख़त्ते मुस्तकीम ग्राफ है, बिल्कुल एक सीधी लाइन है। तो अगर वो लाइन ठीक है तो क्या ये ग्राफ गलत है? जी नहीं, इसी ग्राफ की मदद से वो ग्राफ बनाया जाता है। फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ। अब इन सब को अगर मैं एक ख़त्ते मुस्तकीम से मिला दूँ तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इसका मतलब है कि डीसी में सिर्फ़ और सिर्फ सिमत तब्दील नहीं होगी, लेकिन अल्टरनेटिंग में सिमत तब्दील हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीसी करंट हमें मिलेगा कहाँ से? तो डीसी करंट का जो सोर्स है, ये सबसे बड़ा सोर्स है इसका बैटरी या सेल। अगर हमने जितने भी ग्राफ अब तक पढ़े हैं, जितने भी सर्किट पढ़े हैं, उसमें हमेशा हमने बैटरी का इंतखाब किया है या सेल का इंतखाब किया है। और उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको जाहिर करने का क्या तरीका होता है कि एक अदद होता है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से हम इसे सर्किट में जाहिर करते हैं और उसको देखें, उसको जाहिर करने के लिए हम एक वेव फॉर्म का सिंबल दे देते हैं। अब दूसरी बात ये आई कि हम बताएं कि अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में से ज़्यादा किसको तरजीह दी जाती है? क्या हम अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल करें या डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल करें? या ये सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपके घरों में आने वाला जो करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है? अब देखिए, हमने कहा है अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है कि जिसकी कीमत तब्दील हो सकती है। अब मिसाल के तौर पे आपका जो मोबाइल फ़ोन चार्जर है, वो चार्ज होने के लिए, वो ऑपरेट होने के लिए 12 वोल्ट मांगता है, यानी उसे 12 वोल्ट दरकार होते हैं। लेकिन आपके घरों में बिजली आ रही है 220 वोल्ट की। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करना है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का मतलब है उसमें से ड्रा किया जाने वाला, उसमें से खींचा जाने वाला करंट भी आपने कम करना है, तब्दील करना है, जिसकी वजह से आपको तरजीह देनी पड़ेगी अल्टरनेटिंग करंट को। अगर आप डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करेंगे तो जितना पीछे से आ रहा है सप्लाई से, उतना ही आपको आगे देना पड़ेगा और वो डिवाइस जिसके अंदर ये 220 वोल्ट सहने की ताकत नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी, वो जल जाएगी। तो इस वजह से तरजीह दी जाती है कि अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल किया जाए। और एक वजह यह है कि अल्टरनेटिंग करंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इस सूरत में जो ज़ाया होने के चांसेस हैं एनर्जी के, करंट के, ये कम से कम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब एक बहुत अहम मालूमात कि पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज़, यानी कि ये करंट एक सेकंड में 50 दफ़ा ऑसिलेट होता है। ये 50 चक्कर आएंगे एक सेकंड के अंदर। तो इसी के साथ हमारा इस सवाल का जवाब भी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। जी, तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब आप मजमूई तौर पे 9 सवालात का हल सीख चुके हैं। अपने आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 14.8 और 14.9 को हल करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों सवालात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है और आपने इसके नोट्स भी बना लिए हैं। अपना ख्याल रखें। मिलूँगा आपसे आइंदा वीडियो लेक्चर में।